नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इट मीन्स यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम नेट गेट टू वे बाय शिवम सर है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर मैं यूजीसी नेट सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी स्टेट में सेट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उससे रिलेटेड, और कहीं भी अगर प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, इवन टीचिंग की भी वैकेंसी निकलती है, उसके न्यूज़ अपडेट आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका जो पीपीटी होती है वो भी वहाँ आपको ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में कुछ नाम दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में उन नामों का मीनिंग दिया गया है, तो आपको उनकी मैचिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन विटनी टेस्ट को यू टेस्ट भी कहते हैं। अगर मैन विटनी टेस्ट को यू टेस्ट कहते हैं तो इससे अगर हम मैच करें तो आप देखेंगे यू टेस्ट इट मीन्स थर्ड। अब ये देखिए, अब हम सिंपल सी मैचिंग कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना। मैन विटनी टेस्ट को हम ए का 3 देखिए, ए का 3 किसमें, ए का 3 इन दो, इन मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया कि ए का 3 फर्स्ट और थर्ड में। उसके बाद कार्ल पियर्सन की बात कीजिए तो कार्ल पियर्सन का रिलेशन है कोरिलेशन से। ठीक है, कोरिलेशन से यहाँ से। तो अगर डी का फर्स्ट और ए का 3 जहाँ भी मैच करता है वहाँ इजीली आप लगा लीजिए, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक का फर्स्ट, एक का थर्ड और डी का 3, एक का थर्ड और डी का फर्स्ट, एक का थर्ड और डी का फर्स्ट, एक का थर्ड और डी का फर्स्ट, ये दोनों सेम इसी तरीके से मैच करें, एक का थर्ड और डी का फर्स्ट है। ठीक है, बेल्ट प्लिटेशन की बात करें तो सी का सेकंड। तो कुल मिला के हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर होगा थर्ड। मैन विटनी टेस्ट को यू टेस्ट भी कहा जाता है। यू टेस्ट डायरेक्टली सिंपल दे। कार्ल पियर्सन की बात करिए तो आप सिर्फ ये देखिए मेथड ऑफ कोरिलेशन, तो इसको लगा सकते हैं। ब्रुटन टेस्ट का मेथडोलॉजी ऑफ वेरिएशंस के लिए आता है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो प्रयोगात्मक शोध के आंतरिक वैधता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करेक्टली उनको देखें तो हमारा ये ई होगा। ठीक है, जो इफेक्ट करता है, जैसे बाइस इन द सिलेक्शन सब्जेक्टिव ऑफ द सैंपल। बाइसनेस का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ। बाइस का मतलब मैं दोबारा बता दूँ, बाइस का मतलब हम किसी ऐसे सैंपल को सेलेक्ट करें जिससे हमें पता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल को हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट आने वाला है। तो बाइसनेस, तो ई तो आपका कंप्लीट होगा, मतलब आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट ले लीजिए, तो टोटल जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंटल डेसी और साथ में ये और साथ में आपका ई, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। लिखा व्हाट इज द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, कंप्लीट पढ़िए। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, समाज में होने वाली घटनाओं के कारण को, क्योंकि जब भी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात की जाती है तो उसमें ढूंढा जाता है वाई। ये भी एक तरह की क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि इसमें भी क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें भी जहाँ वाई की बात होगी उसमें किसी न किसी तरह की चीज़ों को फाइंड आउट किया जाएगा, क्वालिटी फाइंड आउट की जाएगी, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आता है। यह सामाजिक घटनाओं के कारण की व्याख्या करता है। भारत में महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों की भयावहता को और प्रकृति का वर्णन महिलाओं अपराध का एक पहलू। इट मीन्स ये कि महिलाओं, जब भी फीमेल्स या कोई मेल कोई किसी भी तरह का क्राइम करते हैं तो उस क्राइम को करने की कैपेसिटी, मतलब उस क्राइम करने की जो फीलिंग होती है वो उनके पास कहाँ से आती है, उसको व्याख्यात्मक करने का काम करता है। लेकिन वे अपराध क्यों करती हैं, इसको व्याख्यात्मक का पहलू है। थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ लिखा है, यहाँ लिखिए प्रॉब्लम के बाद टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थ्योरी, यहाँ कुछ गलत है, यहाँ आपका न्यू आएगा। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थ्योरी, देखिए जहाँ भी डेवलपमेंट ऑफ द न्यू थ्योरी की बात आए, आप उसको आँख बंद करके फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च से
ऐड कर सकते। जहाँ ए का 3 होगा आप देख लीजिए, ए का 3 इट मीन्स ये करेक्ट, मतलब आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में ए है। उसके बाद आप देख लीजिए कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू टीचिंग मेथड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। स्टडी ऑफ द रीजन ऑफ लैक कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड। संगठन के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिस्पर्धता में कमी के कारण को अध्ययन किया जाता है। एक समाज सुधारक के भाषण को उभरने की शैक्षणिक क्षमता। अब एक्चुअली मैंने इसका हिंट आपको दे दिया, बाकी आप अपना देख लीजिए क्योंकि इसको भी हम होमवर्क की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिसर्चर डज नॉट मेंटेन द रिसर्च एथिक्स। ठीक है, डज नॉट मेंटेन द रिसर्च एथिक। पहला लिखा एथिक convert internal scale data into ordinary scale data to apply non-parametric test। ये भी करेक्ट, ये भी wrong है। does not disseminate the finding of the research, ये भी ओके। share the confidential information about the subject, मतलब अब ये पूछा रहा है रिसर्च के एथिक्स को मेंटेन नहीं करता है। देखिए हम इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। लिखा है शेयर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड अदर। देखिए जब भी आप किसी तरह का कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो रिसर्च पेपर में आप जिस पर्टिकुलर पर्सन पे रिसर्च करें उसके डेटा को मतलब उसके डेटा को आउट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, आप किसी कैंसर पेशेंट पे रिसर्च कर रहे हैं और आप कॉज जानना चाहते हैं कि कैंसर हुआ क्यों है, बट वो बट वो जो आपका रिसर्च का पार्ट है वो ये नहीं बताना चाहता है कि मेरा नाम क्या है। बाकी वो आपको सारी डिटेल देने को रेडी, बट वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को आउट करो। तो इसीलिए यहाँ जो रिसर्च की नॉन एथिक्स की कैटेगरी में आता है वो होता है शेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड अदर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। अब ये भी होमवर्क क्वेश्चन की कैटेगरी में है। इसके लिए मैं आपको इतनी हिंट दे सकता हूँ, हम जब भी किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो समस्या ख़त्म हो गई, वो समस्या बनी रहती है। ये स्टेटमेंट अगर आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए इसी तरह के UGC नेट का फ्री कंटेंट को देखने के लिए। ठीक है,